दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम बल तथा दाब, घर्षण बल, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव तथा कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम 8वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 11 बल तथा दाब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित बलों में कौन से असंपर्क यानी नॉन कांटेक्ट बल के उदाहरण हैं। देखिए, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से असंपर्क बलों के उदाहरण हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, घर्षण बल जो है ये संपर्क बल का उदाहरण है, पेशीय बल भी संपर्क बल का उदाहरण है। और इन बलों को लगाने के लिए वस्तु से संपर्क आवश्यक होता है, जबकि चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये तीनों बल ऐसे होते हैं जिसमें किसी संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो 2, 3 और 4 आप देखिए, ऑप्शन बी 2, 3 और 4 आपका सही है। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो आपको मिलेगा कि चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तीनों ही असंपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट बल के उदाहरण है, और ये बल वस्तु के संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है, जबकि घर्षण और पेशीय बल के लिए दोस्तों वस्तु से संपर्क होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर को पहचानिए। पहला कथन है, गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। देखिए, गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुत्व बल जो है सभी पदार्थों या सभी पिंडों का गुण है, और विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हों एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। तो गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का बल है, ये सही नहीं है या जरूरी नहीं है। दूसरा है, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं, बिल्कुल सही है। और गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, सही है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही हैं। देखिए दोस्तों, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं, और गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। और आप जान लीजिए कि गुरुत्व बल जो एक पिंड दूसरे पिंड पर लगाता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, ये सही नहीं है। अब आइए देखते हैं अध्याय 12 जो है घर्षण, घर्षण अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब दो वस्तु आपस में रगड़ करते हैं तो दोनों के तल गर्म हो जाते हैं। दूसरा है, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर घर्षण में वृद्धि हो, बिल्कुल। तरलों के द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहते हैं, सही है। और सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें आपके चारों कथन सही हैं, 1, 2, 3 और 4। देखिए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही हैं। अगर आप देखें इस प्रश्न की व्याख्या के रूप में, तो दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन यानी इंटरलॉकिंग के कारण घर्षण होता है, और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि घर्षण न हो तो हम पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। घर्षण के कारण ही माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ती है। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा दोस्तों ये कथन सत्य है कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी और जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं, और जल तथा अन्य द्रव से भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। और देखिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है तो उस पर सर्पी घर्षण लगता है, और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी किस प्रकार के घर्षण में सबसे अधिक बल लगता है और उसके बाद सबसे कम। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक बल। देखिए विभिन्न सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं और स्थैतिक घर्षण में सबसे अधिक बल लगता है, सर्पी में उससे कम और सबसे कम लोटनिक में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर सरकती है तो उसके पृष्ठ से संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे सतह के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, यानी सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। और जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु को सतह पर सरकने की अपेक्षा लुढ़कना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। तो अगर हम घर्षण की बात करें, लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण में जो बलों का घटता हुआ क्रम है, सबसे अधिक बल स्थैतिक घर्षण में, उसके बाद सर्पी और सबसे कम लोटनिक घर्षण में लगता है। आइए देखते हैं दोस्तों अध्याय 13 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, यह ठोस, द्रव और गैस और निर्वात सभी में संचरण कर सकती है। ये घर्षण के बारे में आपको तथ्य दिए गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि यह ठोस, द्रव, गैस और निर्वात सभी में संचरण कर सकती है। तो बिल्कुल नहीं, निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि इसकी तीव्रता, प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। और मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति का जो परास या रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3 आपके सही उत्तर है। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि कथन एक गलत है क्योंकि ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस में होता है, निर्वात में ये संचरित नहीं हो सकती है क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, ये सही है। और ध्वनि तरंगों में प्रति सेकंड होने वाले दोलन या कंपन की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत HZ होता है। हर्ट्ज दोस्तों 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है और जहां लगभग 20 दोलन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति मानव कान नहीं सुन सकता है, वहीं दूसरी तरफ 20,000 दोलन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव कान नहीं सुन पाता है। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहा जाता है। दोस्तों कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकते हैं। कुत्तों में ये क्षमता होती है। पुलिसकर्मी ऐसी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का प्रयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकते हैं। और अधिकतर चिकित्सा उपकरण भी दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि के तारत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है, सही है। और सामान्यतः महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व या पिच वाली होती है। तो तीनों ही सही हैं। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि के तारत्व के संबंध में ये तीनों ही कथन सही हैं। और आप जान लीजिए ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता इसके आयाम और तीक्ष्णता या तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिकतम आयाम प्रबल ध्वनि और छोटा आयाम मंद ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अधिक आवृत्ति उच्च तारत्व और निम्न आवृत्ति जो है कम पिच वाली होती है। पक्षियों की ध्वनि का तारत्व उच्च और शेर की ध्वनि का तारत्व निम्न होता है। शेर की दहाड़ अधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। तो इसी प्रकार आप देखिए वाद्य में ढोल में मंद आवृत्ति और सीटी में उच्च आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देता है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। कारण इसका क्या है? कारण है प्रकाश सभी माध्यम में संचरित हो सकता है किंतु ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं करती है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, कथन और कारण दोनों ही सही तो हैं,
देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप कारण अगर जो देखेंगे तो तड़ित का पहले दिखाई देना और मेघ गर्जन का बाद में सुनाई देना, ऐसा इसका कारण ये है क्योंकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ध्वनि की चाल मात्र 332 मीटर प्रति सेकंड होता है और प्रकाश की चाल वायुमंडल में ध्वनि की चाल से कई गुना अधिक होती है, जिसके कारण तड़ित जो है, तड़ित में प्रकाश की जो है प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि कुछ देर बाद सुनाई देती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों 8वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। कारण है टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि खाद्य पदार्थों के भंडारण के उपयोग किए जाने वाले डिब्बों के ऊपर लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है क्योंकि टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करना या चढ़ाना, इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कहते हैं। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा है कारण की संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों पुल और स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, फिर भी लोहे में संक्षारित तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, जिसमें कह रहे हैं कि लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है दोस्तों, और ये लोहे को जंग से बचाने के लिए। आप देखिए कि पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। लोहे में संक्षारित होने और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि ए जो है आर का स्पष्टीकरण है। विद्युत लेपन की इस प्रक्रिया से दैनिक जीवन के अनेक उपकरण तैयार होते हैं, जैसे कार के कुछ पुर्जे, बाथरूम के नल की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन, और ये चमकदार दिखता है और संक्षारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको बताना है कि कौन से असत्य कथन हैं। आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो ये आपका सही है। आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है, सही है। और तीसरा है पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों देखिए, आसुत जल विद्युत का अच्छा चालक है, ये सही नहीं है। और तीसरा आपका सही है कि पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से होती है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 2 जो है ये असत्य है। दोस्तों कथन 1 और 3 सत्य हैं, जबकि 2 असत्य है, क्योंकि आसुत जल में खनिज लवण और आयरन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अच्छा चालक नहीं बल्कि विद्युत का हीन चालक होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य या गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है दोस्तों, देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी ऊर्जा की कम खपत करते हैं, सही है। दूसरा है कि प्रदीप्ति नलिका या फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज़्यादा खपत करते हैं, तो सही है।
इसके अलावा संहत प्रतिदीप्त लंप यानी CFL प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, किंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। तो आप देखिए ये आपका सही नहीं है। और चौथा है कि CFL प्रतिदीप्त नलिका से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। तो दोस्तों संहत प्रतिदीप्त लैंप यानी CFL प्रतिदीप्त नलिका से ज़्यादा ऊर्जा नहीं खपत करते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन 3 और 4 है। आप देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप देखें तो CFL दोस्तों LED से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, साथ ही इसमें पारा होने के कारण ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। CFL दोस्तों ट्यूबलाइट से कम ऊर्जा खपत करते हैं, इसलिए कथन 4 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि CFL प्रतिदीप्त ऊर्जा से प्रतिदीप्त नलिका से अधिक ऊर्जा खपत करते हैं, तो ये कम ऊर्जा खपत करते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों 8वीं कक्षा के अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सजातीय या एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि सजातीय या एक प्रकार के आवेश यानी प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं बल्कि एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, और प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, सही है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, सही है। भू संकर्पण यानी ये अर्थिंग द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है, सही है। तो ऑप्शन ए आपका गलत है, यही पूछा गया था। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़ने पर आप जान लीजिए कि आवेश उत्पन्न होते हैं। ऐसे आवेश जो होते हैं स्थैतिक होते हैं। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, और अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह है, और विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तुओं में धात्विक चालक के द्वारा भेजा जा सकता है। दोस्तों किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। अगला प्रश्न है लाइटनिंग यानी तड़ित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। 3 कथन आपको दिए गए हैं। धरती के निकट जो संचित ऋणात्मक आवेश और बादलों के निचले किनारों पर संचित धनात्मक आवेश के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियों तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होती है, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा है तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है। ये 2 अथवा 2 से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों के बीच तथा पृथ्वी के बीच होता है। और तीसरा है भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर नामक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो 2 और 3 आपके सही हैं। देखिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देखें, व्याख्या देखें, तो गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर उड़ जाती हैं, जल की बूंदें नीचे आती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण या अलगाव होता है। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश और निचली किनारे पर ऋणावेश होता है। धरती के निकट भी धनावेश संचित हो जाता है, जबकि कथन में कहा है कि धरती पर दोस्तों धरती के निकट ऋणात्मक आवेश जबकि धरती के निकट धनात्मक आवेश संचित होता है, और बादलों के निचले किनारों पर ये ऋणावेश होता है और संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है। तो वायु जो विद्युत की हीन चालक होती है आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती, और इसके परिणाम स्वरूप ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां और ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको हम तड़ित कहते हैं। दोस्तों कथन 2 के बारे में अगर आप देखेंगे तो कथन 2 सही है, क्योंकि तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। ये प्रक्रिया 2 या अथवा 2 से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है।
तीसरा है कि भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। इस युक्त में भवन निर्माण के समय दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है और इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रह जाता है और दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं और धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का कई परतों में बटा होना जो है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी होती है। कहा गया है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है और कौन सी परत भूस्पंद यानी ट्रेमर्स के लिए उत्तरदायी है। भूपरपटी, प्रावार, बाह्य क्रोड या आंतरिक क्रोड। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रस्ट यानी भूपरपटी जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है, ये भूस्पंद के लिए उत्तरदायी होती है। दोस्तों, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं और पृथ्वी की इस परत को क्रस्ट यानी भूपरपटी कहते हैं। पृथ्वी की एक परत, यह परत एक खंड के रूप में नहीं है, ये टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं और ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपरपटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ नामक उपकरण से रिकॉर्ड किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताना है कि कौन से आपके सही हैं। देखिए, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं और प्लेटों की सीमाएं या बाउंड्रीज प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती हैं, अतः वहां भूकंप आने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो कथन एक आपका सही है। और कश्मीर और कच्छ का रण भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है, तो ये भी सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं भूकंप के संदर्भ में। दोस्तों, भूकंप जो है प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं या बाउंड्रीज प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं और भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप के शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है पैमाना प्रयोग किया जाता है। पहला है, इसके लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है कि रिक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंप की शक्ति के परिमाण या मात्रा के लिए किया जाता है। ये पैमाना रैखिक होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पैमाना जो है वो लॉगरिथमिक होता है यानी लघुगणकीय होता है और इसमें 2 अंक की वृद्धि जो होती है, 2 अंक की वृद्धि क्या होती है, लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा होती है। तो 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आप देखिए, केवल बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी 1 और 3 सही हैं। दोस्तों, आप देखिए, कथन एक सही है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने से व्यक्त किया जाता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि रिक्टर पैमाने रैखिक नहीं है, यह लघुगणकीय होता है और लघुगणकीय होने के कारण रिक्टर पैमाने पर अंकित 1 से 10 की संख्या में प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम तथा 32 गुनी ऊर्जा वृद्धि को प्रदर्शित करती है और इसलिए परिमाण में 2 अंक की वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। इसलिए कथन 1 और 3 सही हैं। कथन 2 आपका सही नहीं है। जो सिस्मोग्राफ होता है दोस्तों, रिक्टर पैमाना जो होता है, सिस्मोग्राफ यंत्र से जो रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, ये रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, तड़ित से सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यदि आप कार या बस से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेने पे उसके भीतर आप सुरक्षित रहेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप खुले जगह पर, बिल्कुल सही है, और यदि आप खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे,
नहीं। यदि आप कोई वृक्ष न हो तो ज़मीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा, सही है। तो आप देख लीजिए इसमें से असत्य कथन कौन है। तो दोस्तों इसमें से असत्य कथन जो है वो केवल 2 है। यदि आप किसी खुले जगह पे हैं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे सुरक्षित रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों कथन 1 सत्य हो जाएगा, क्योंकि तड़ित झंझा के दौरान बंद जगह जैसे कमरा, कार अथवा बस जिनकी खिड़कियां और दरवाजे बंद हों सुरक्षित होते हैं। तड़ित झंझा के समय यदि आप खुले में हैं तो ऐसे में मैदान, ऊंचे वृक्ष और ऊंचाई वाले सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, क्योंकि ऊंचे वृक्ष और ऊंचाई वाले स्थान तड़ित गिरने की सर्वाधिक संभावना वाले क्षेत्र होते हैं। और यदि आप जंगल में हैं तो बड़े वृक्षों की अपेक्षा छोटे वृक्षों के नीचे शरण लेना ज़्यादा सुरक्षित होगा, और इस प्रकार कथन 2 गलत है। दूसरा, यदि आसपास कोई वृक्ष न हो तो अपने हाथों, घुटनों तथा सिर को हाथों के बीच में रखते हुए सिमट कर बैठना ज़्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि इस स्थिति में आप तड़ित के लिए एक लघुत्तम यानी छोटे लक्ष्य बन जाएंगे। कथन 3 आपका सही है। तो कथन 1 और 3 आपके सही हैं, कथन 2 सही नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में हमने 8वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।